गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ध्यान से देखिए, इसके फेनोमेना को देखेंगे, इससे रिलेटेड इसके मैथमेटिक्स को देखेंगे, वेव इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, बट ये आपका बेसिक होगा। ये वेव के इससे भी बेसिक है एसएचएम। वेव में कलेक्शन ऑफ एसएचएम आएगा। ठीक है, और उससे क्रिएट होगा वेव। और वेव पढ़ने के बाद जब वेव प्रोपगेशन का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो उसके प्रॉपर्टी को फिर अप्लाई करेंगे वेव ऑन स्ट्रिंग पे, फिर हम लोग चलेंगे साउंड वेव पे, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो सी वेव, व्हाट इज वेव? वेव क्या है? तो दोस्तों, वेव है बेसिकली एनर्जी कैरियर। ठीक है ना। जब मैं आपको समझाता हूँ, समझे। जब अगर आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आप कैसे भेजेंगे? ठीक है, आपको जैसे सपोज करिए कि मुझे ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी को फ्लो करना है 10 जूल। 10 जूल को एनर्जी फ्लो करना है, तो हम कैसे भेज सकते हैं? तो हम दो काम कर सकते हैं। एक पार्टिकल को हमने क्या किया, एक पार्टिकल हम यहाँ से उठाए और इसको 10 जूल का काइनेटिक एनर्जी दे दिए। ठीक है, और 10 जूल काइनेटिक एनर्जी दे दिए, और यहाँ पे बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और चलते चलते अच्छा, अगर ये पार्टिकल है तो इसके पास मास भी है और इसके पास वेलोसिटी भी है। ठीक है, अच्छा, इसके पास मोमेंटम भी होगा कुछ m/v। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से फेंके तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया एनर्जी लेके। ठीक है, ये लो, एनर्जी आपका पहुँच गया कितना, 10 जूल। ये 10 जूल एनर्जी आपका यहाँ पहुँच गया। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एनर्जी भेज दिए, किसकी मदद से? पार्टिकल की मदद से। ठीक है, पार्टिकल भी साथ साथ चला गया, उसका मोमेंटम भी चला गया। इज दिस ओके? तो इस तरीके से जो हमने एनर्जी भेजा उसको बोलेंगे पार्टिकल नेचर। एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय पार्टिकल नेचर। ध्यान से, तो इसमें लिखेंगे नोट। पहले नोट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है। ठीक है, एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ मोमेंटम और by particle itself, it is called energy transfer by particle nature। ठीक है, इसमें एनर्जी को हमको भेजना था यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो हमने क्या किया, पार्टिकल को ही भेज दिया यहाँ से वहाँ तक, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक चला गया। और इसके बारे में खूब सारी बातें हम जानते हैं। पार्टिकल नेचर पे तो खूब सारे हम लोग कहानी किए हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क फॉर एनर्जी, कई सारी चीज़ों का स्टडी हम कर चुके हैं। सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या सिर्फ यही माध्यम था जिससे कि हम ये 10 जूल वहां भेज सकते थे, आंसर इज नो। ऐसा नहीं है, मेरे पास एक और मीडियम है। तो बोले क्या? तो आंसर है वेव। ठीक है, सपोज करिए मैं आपको बताऊं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम क्या करिए, क्या किए, एक रस्सी बांध दी है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पे रस्सी के पास बहुत सारे पार्टिकल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको 10 जूल दिया। कैसे? इसको ऐसे ऐसे हिला दिए, एक बार इसको हमें हिला दिए ऐसा, बस एक बार हिला के रुक गए। कितना एनर्जी दे दिए? 10 जूल। उसके बाद क्या होगा, वो रस्सी वो ऐसे करते हुए यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ रुक जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, वो अलग बात है। कहने का मतलब हम यहाँ से यहाँ तक एनर्जी पहुँचाएं कि नहीं पहुँचाएं? कितना पहुँच गए यहाँ एनर्जी? 10 जूल। लेकिन क्या ये पार्टिकल वहां तक गया? आंसर है नहीं। पार्टिकल कहाँ गया? पार्टिकल तो वहीं पे है ना,
यहां पार्टिकल गया था, तो यहां पे एनर्जी हम ट्रांसफर कर पाए कि नहीं कर पाए? आंसर है बिल्कुल कर पाए। तो ये कौन सा नेचर है? ये है दोस्तों वेव नेचर, ठीक है, जहां पे पार्टिकल खुद नहीं जाता है, जहां पे पार्टिकल खुद नहीं जाता है। देखिए हमने क्या करा, एक पार्टिकल को ऐसे हिलाया और 10 जूल ऐसे करके इसको हिला दिया, 10 जूल एनर्जी दे दिए। अब ये जो है थ्रेड खुद ऐसे करता हुआ वहां पे लेके चला गया, ये इसको दिया, 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 इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, और यहां पहुंच गए। ये खुद कहीं नहीं गया, और ये देने के बाद फिर वापस अपने जगह पे आ गया। आप रस्सी पकड़िए और ऐसे ऐसे करिए, आपने 10 जूल एनर्जी दिया, यहां से लेकर उस पॉइंट तक वो चला गया। आप जो पकड़े हैं रस्सी, क्या वो पार्टिकल वहां तक चल के गया क्या? आंसर है नहीं। तो पार्टिकल का मूवमेंट इसमें नहीं होता है, विच मीन्स देयर इज नॉट एनी मोमेंटम ट्रांसफर नीडेड टू ट्रांसफर द एनर्जी। तो जिसमें पार्टिकल का जरूरत नहीं पड़ता है, एंड वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग अ मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एनर्जी ट्रांसफर बाय वेव नेचर। सो लिखते हैं इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड without any momentum transfer, without any actual momentum transfer, without any, एक मिनट, without any actual transfer of momentum, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, और विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट, इसको ध्यान रखें, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी एनर्जी ट्रांसफर बाय वेव नेचर। अब कहोगे सर गया तो, आपने हिलाया तो, मोशन में तो आया। देखिए विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर, मतलब अगर हम इसको हिलाएं और फिर वापस ले आए, देखिए एक बार ऊपर लेके गए, ऊपर से फिर एक बार फिर वहीं पे ले आए नीचे, तो नेट मोमेंटम कितना हुआ? जीरो। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर का मोमेंटम और प्लस नीचे का मोमेंटम जीरो। एक्चुअल मोमेंटम ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ। फिर नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके आए, एक्चुअल मोमेंटम ट्रांसफर इज जीरो, ठीक है पहले। और उसके बाद क्या है? विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट, तो ये इधर मूवमेंट किया और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया, एक्चुअली में वो यहां से वहां तक नहीं गया, दैट मीन्स एक्चुअल मूवमेंट, ठीक है। तो जिसमें पार्टिकल बिना मूव किए एनर्जी ट्रांसफर कर दे, दैट नेचर इज कॉल्ड वेव नेचर। और हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकृति में, नेचर में सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर वेव के माध्यम से ही होता है। कई वेव ऐसे होते हैं जिसको मेटेरियल मीडियम का आवश्यकता पड़ता है, बट कई ऐसे भी वेव है जिसको किसी मेटेरियल मीडियम का आवश्यकता नहीं है, एज फॉर एग्जांपल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इज दिस ओके? तो जब हम एनर्जी ट्रांसफर विदाउट एनी पार्टिकल एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल करते हैं, दैट नेचर इज कॉल्ड वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर के बारे में तो कई सारा चीज हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे वेव नेचर। आई बात समझ में? ये दोनों बेसिक डिफरेंसेस है, तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। तब हम अब हमको समझ में आया कि मेरे लिए वेव नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम वेव पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और वेव कैरी क्या किया? एनर्जी। वो एनर्जी कैरी करता है अपने पास, जैसे इसको एक बार हिला दिए तो हमने तो एनर्जी ट्रांसफर कर दिया इस पार्टिकल को। अब इस पार्टिकल के पास क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी लेके इधर से इधर तक जाएगा। तो कोई अगर सामान ढो के चलता है तो उसको कैरियर ही बोलते हैं ना, इसलिए इन शॉर्ट टर्म वी कैन राइट डाउन इट एज एनर्जी कैरियर, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग, ये वेव एक्चुअली में हमारा अब स्टार्ट होगा
क्योंकि पता होना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है वेव पढ़ना। वेव, ठीक है, बेसिकली वेव कितने प्रकार के होते हैं? 2, मीडियम के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम क्या होता है? जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है। तो एक हो गया आपका क्या? मैकेनिकल वेव, और एक क्या हो गया? नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव क्या हुआ? विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। ठीक है, और नॉन मैकेनिकल वेव क्या हुआ? विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। कई सारे फिनोमेनास को आप अपने डेली लाइफ में नोटिस करते हो। पानी में देखते हो, एक पत्थर फेंको तो वो गोल गोल ऐसे रिपल बना के जाता है, दैट इज वेव। आपने तो पानी के एक जगह पे गिराया और पानी उसका एनर्जी लेके पूरे पार्टिकल को दे दिया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेव। साउंड आप बोलते हो और कोई सुनता है, तो ये साउंड क्या है? वेव। ये यहां से वहां तक गया, किसके थ्रू? वेव प्रोपगेशन के थ्रू। ऐसा थोड़ी ना कि आप बोले तो यहां का हवा लेके उसको उसके मुंह पे लग गया, उसके कान पे लग गया, चोट लगा उसको एकदम, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इसमें एग्जांपल क्या होगा? वेव ऑन स्ट्रिंग, धागे पे, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव एक्सेट्रा, साउंड वेव एक्सेट्रा। इसमें क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको ही लाइट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अगर हमको ये पढ़ना है मैकेनिकल वेव, तो हमको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? उसके वेव को पढ़ने के लिए हमको उसके मटेरियल की स्टडी करनी पड़ेगी। उसके मटेरियल को देख के हम पता कर सकते हैं, उसका गणित बना सकते हैं। किसको पकड़ के? मटेरियल को पकड़ के। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल के थ्रू होके जा रहा है। हमसे कोई पूछा कि भाई वेव ट्रांसफर करे, चलो इसका मैथमेटिक्स बनाओ, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ, तो हम किसको पकड़ेंगे? उस पार्टिकल को पकड़ेंगे, क्योंकि उसका मूवमेंट हमको दिख रहा है, और उस पार्टिकल के हेल्प से, उस पार्टिकल के मूवमेंट के हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम तो है नहीं, तो जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको स्टडी करके हम लोग इसका स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, इसकी बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव की। नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ? ई बी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ई से डिनोट करते, इसको बी से डिनोट करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मींस व्हाट? इट इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें दोनों फील्ड आते हैं। और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी मीडियम की आवश्यकता है, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड को किसी मीडियम की आवश्यकता है। ठीक है, और जहां ये दोनों होंगे चेंज करते हुए, वहां पे आपको लाइट मिल जाएगा। कोई भी लाइट, आपके सराउंडिंग में जो भी लाइट आ रहे हैं, सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। खैर, इसके बारे में और डिटेल में हमको पढ़ना है। और इसका एनर्जी, अगर लाइट देखा जाए तो इसका लाइट कहीं ना कहीं यहां चल रहा है, इस तरफ। मतलब अगर एक्सिस में देखो तो कुछ ऐसे। इफ इट इज ई, इफ इट इज मैग्नेटिक फील्ड, देन लाइट जो है ऐसे, ये जो वेव चलता है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। खैर, इसके बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये। और जब हमको इसका पढ़ना होगा तो हमको चुपचाप मटेरियल में ही सारा कहानी मिल जाएगा, ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
लिखिए इसको, अब वीडियो पॉज करके लिखिए। ओके, आइए थोड़ा वेव को समझते हैं। जनरल वेव, नॉर्मल वेव, वेव का नाम अगर आ गया तो उससे हम क्या समझेंगे? वेव, जैसे आपका जो भी वेव होगा, और हम लोग को पढ़ना है साइन वेव, खैर धीरे धीरे सब आएगा आगे, हम लोग हमारे सिलेबस में साइन वेव पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारे एसएचएम हो रहे होंगे, उसकी स्टडी करनी है। मैं बताता हूं कैसे, समझे इसको। जैसे नॉर्मली अगर अभी आपको देखना है तो अगर मान लो एक बार हम इसको हिट किए ऐसे, एक बार इसको हम यहां लेके गए और फिर नीचे लेके आए और फिर नीचे लेके आए, फिर यहां पे लेके आए, ठीक। तो ये ठीक है। और अगर इसी को कंटिन्यूअसली ऐसे करते चले गए तो ये ऐसे बनेगा। अभी एकदम बेसिक बेसिक चल रहा है, एकदम घबराए ना, सब का स्टडी करेंगे, सब में पीएचडी करवाएंगे आपको, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि ये है वेव, ये जो फॉर्म है इसी को वेव बोलते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए कि ये इधर जा रहा है, क्योंकि हम इसको ऐसे से कर रहे हैं तो ये तो उधर ही जाएगा ना, तो ये उधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज किसको इसको बोलते हैं आप देख लीजिए। इसको बोलते हैं क्या? लैम्डा, वेवलेंथ। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका वेवलेंथ। अच्छा, यहां तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? जितना समय लगा उसको क्या बोलते हैं? सपोज इफ इट इज टी, अगर ये टी है तो ये कितना होगा? टी, दैट इज टाइम पीरियड। ये सब एसएचएम वाला है, ठीक है। तो पार्टिकल जब यहां से यहां तक गया, मेरी बात ध्यान से सुने आप, ये पार्टिकल यहां पे है, ये पार्टिकल यहां पे क्यों है? क्योंकि यहां जो हमने डिस्टर्ब किया अब वो यहां पहुंच गया। जो पार्टिकल को मैंने यहां डिस्टर्ब करा तो वो एनर्जी लेके अब यहां चला गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद, अब समझिए बात को, हम कंटिन्यूअसली जब इसको कह रहे हैं तो ये जो अभी आया है यहां पे एनर्जी लेके, वो जाहिर सा बात है पहले कभी ना कभी यहां पे होगा। ऐसा समझिए, मान लीजिए ये एनर्जी यहां पे, यही एनर्जी ना यहां पे था पहले, जो अब चल के यहां चला गया, वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो ये एनर्जी लेके यहां पे जा रहा है, ठीक है। सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। ये भी एनर्जी कभी ना कभी पहले होगा, ये भी एनर्जी कभी ना कभी पहले होगा, ये भी एनर्जी कभी ना कभी पहले होगा, ये भी एनर्जी कभी ना कभी पहले होगा। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और फिर यहां तक आया है और फिर वापस अपने जगह पे गया है ये। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हो एसएचएम ही रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वेव प्रोपेगेशन में सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम ही कर रहे होते हैं जब हम साइन वेव की बात करते हैं। आई बात समझ में? इसमें दोस्तों एक और चीज देखिए, जैसे बोलते हैं पल्स, पल्स और वेव पल्स, ठीक है, एक ही बात है। अगर हम किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब किए, सपोज करो हम यहां लाके और यहीं पे छोड़ दिए, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा। ये है वेव फॉर्म, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? वेव फॉर्म। जो पॉकेट बनाता है ये, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। ये हीप टाइप का फॉर्म हुआ है और मान लीजिए चल इधर रहा है, दिस इज वेव फॉर्म। और ये चलते चलते कुछ देर दूर के बाद कहां गया? ये यहां पहुंच गया, ठीक है। सो ये देखिए, ये वेव पल्स क्या हो रहा है? मूव कर रहा है यहां पे, अब ये यहां आ गया, फिर ये आगे की तरफ अग्रसर है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? यहां पे जो हमने एनर्जी दिया वो कैरी करते करते अब यहां तक चला है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो यहां पे कैसे जा रहा है? वेव पॉकेट बन के और एक पल्स के तरीके से ये मूव कर रहा है। एक पॉकेट जो बनता है, दिस इज वन पल्स, एक पल्स बना और वो उसको कैरी करते हुए आगे चला गया, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है, लगातार वेव पॉकेट्स बन रहे हैं और ये जा रहा है,
ठीक है। और कैसे वेव फॉर्म बन रहे हैं, तो ऐसे, ये एक वेव पॉकेट हुआ, ये हमने ऐसा फॉर्म किया और यही बार बार हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए बार बार ऐसा ही फिगर चल रहा है। ये एक वेव पॉकेट, ये दूसरा वेव पॉकेट, आगे बनेगा तो तीसरा वेव पॉकेट, ठीक है। और ये हुआ एक वेव पल्स, ये, ठीक है। और यही मूव करके यहां आ गया, फिर आगे मूव करेगा। इस तरीके से वेव का मूवमेंट होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ये देखो, जो ये डिस्प्लेसमेंट जनरली इसको हम वाई एक्सिस लेते हैं, तो जो ये वाई है, क्या ये वाई वही है जो यहां पहले था? बताइए। बिल्कुल है भाई, जो वाई यहां पहले था वही कुछ देर के बाद ये यहां पे चला आया है। इज दिस ओके? इस तरीके से और भी इसकी इक्वेशंस की चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले, पहले आप नॉर्मलाइज हो जाइए इन चीजों के लिए। लिख लीजिए इसको। हम लोग वेव पल्स का कहानी पढ़ेंगे, फिर यहां पे भी आएंगे, वेव पल्स कैसे बनता है वो भी सब समझ में एकदम बिल्कुल। पहले एकदम फंडामेंटल से चलते हैं। लिख लीजिए इसको। वेव का एक और क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जैसे ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें दो होते हैं, इसमें दो होते हैं। एक है आपका ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे दो टाइप के वेव होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है? तो ये देखिए, सपोज करिए कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, मतलब एक धागा है। तो ये जो है ये इसका क्या है? एक्सिस है। ये क्या है? इसका एक्सिस। ठीक है, ये इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। समझिएगा बात को, ठीक है। अब इसमें कितने पार्टिकल है? बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो अब ये अभी ये पार्टिकल का क्या है? अभी सब इसका मीन पोजीशन है, सब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है, क्योंकि हमने इसको डिस्टर्ब अभी किया ही नहीं। सपोज करिए हम इसको डिस्टर्ब किए, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, ठीक, डिस्टर्ब किए और बार बार इसको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ये कैसे चला? ये ऐसा, ठीक है। तो इस पार्टिकल का मूवमेंट किस तरफ है? इस तरफ, है ना। ये देखिए कैसा है? परपेंडिकुलर। कैसा है? परपेंडिकुलर। एरोज वगैरह हम आपको और अच्छे से दिखा सकते हैं, बट फिलहाल जानने के लिए देखिए ये किधर मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर। इज दिस ओके? किधर मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये इस पार्टिकल का मूवमेंट किधर है? परपेंडिकुलर। तो जब ये पार्टिकल का मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन। सो देखिए, तो ये क्या है? व्हेन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल is perpendicular to the longitudinal axis, then
corresponding wave is known as transverse wave. ओके, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है दोस्तों, तो जब पार्टिकल का मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अच्छा भाई लिख लीजिए इसको, मैं सब दिखाऊंगा आपको, पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल वेव ऑन स्ट्रिंग, EMW, ये क्या है EMW? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लाइट भी आपका यही वेव है। ठीक है, कैसे पता चला लाइट ये है वो सब बताएंगे आपको, पहले लिखते चलिए। ठीक है, आफ्टर दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, ट्रांसवर्स वेव में समझ लीजिए एक चीज और, उसी में जो जहां आप लिखे थे उसी में बहुत सारे पार्टिकल्स थे, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। उसी में पिछले वाले में मतलब ट्रांसवर्स में। ठीक है, इसको बोलेंगे क्रस्ट, इसको बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, बस कुछ नहीं बना था फिगर, वहां क्रस्ट नीचे ट्रफ कर लीजिए, आपको पता भी है पहले से। ठीक है, चलिए अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें देखिए क्या है, सपोज करिए ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसमें मूवमेंट कैसा होगा? ऐसा, ये इधर गया और फिर इधर चला आया अपने पास। ठीक है, अच्छा क्या इधर नहीं जाएगा? क्या जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? फिर इधर गया और तब इधर आ गया, तो एक टाइम पीरियड हो गया, मतलब मूवमेंट कैसा है? ऐसा। इसके बारे में सोचिए, ये इधर गया, सिर्फ इसके बारे में सोचिए, मैं ध्यान से इसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है। ये इसका मीन पोजीशन है, यहाँ से ये वाला पार्टिकल यहाँ पे गया, सपोज S गया, ठीक है, और ये कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम? x1 पार्टिकल, मान लो कि x1 जगह है, x1 जगह का पार्टिकल S गया इधर तक, फिर ये वापस आया, फिर इनर्शिया की वजह से फिर ये इधर गया कंटिन्यूअस अगर है तो, और फिर इधर लौटा, तो एक टाइम पीरियड इसका हो गया, है ना। तो इसका मूवमेंट किस तरफ है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के डायरेक्शन में ही है ना। तो इस केस में क्या बनता है? इस केस में बनता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। देखिए जब ये कंप्रेस करेगा तो ये सारे पार्टिकल एक जगह पे आ जाएंगे, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ देर के बाद आपको कैसा लगेगा नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। कुछ देर के बाद आपको ये पार्टिकल एक जगह पे है और फिर कुछ पार्टिकल दूर हो जाएंगे, ठीक है, फिर कुछ पार्टिकल यहाँ दूर हो गए, फिर कुछ पार्टिकल यहाँ पास आ गए, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या बनता है? तो यहाँ पे बनता है जैसे ये होगा आपका रेयरफैक्शन, और ये क्या है? कंप्रेशन। ठीक है, उसमें एक वेवलेंथ में क्या क्या होता था? एक वेवलेंथ में एक कंप्रेशन, एक क्रस्ट था और एक ट्रफ था। इसमें एक कंप्रेशन में क्या आएगा? एक वेवलेंथ में क्या आएगा? एक कंप्रेशन, ध्यान से, इज दिस ओके? एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। आई बात समझ में? सो इज दिस ओके? तो ये अब इसमें लिखेंगे क्या? इसमें लिखेंगे when direction of motion of particle is along the longitudinal axis, along the
longitudinal axis, along the longitudinal axis, it is termed as longitudinal wave. और इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, पहले ये कहानी तो आप देख लीजिए, ठीक है। मतलब इसमें पार्टिकल कैसे गया, एक बार गया, एक बार फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो एक टाइम पीरियड आपका हो गया। इसमें भी सारा टाइम पीरियड, लेमडा वगैरह सब वैसे ही चलता है, सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं। बट दिक्कत कहाँ आ जाएगा कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल क्या है, साउंड वेव, ठीक है, लिख लीजिए। हालांकि जब आप एक्चुअल स्टडी करोगे, जब इसकी स्टडी साउंड वेव में करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में एक वेवलेंथ में 2 कंप्रेशन और 2 रेयर फ्रैक्शन होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है ना, वो बाद में आएगा, फिर से आएगा, सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो बातें हैं वो तो ये हैं, ये हमने इसलिए बता दी क्योंकि हमको इसको दिखाना है आपको, क्योंकि ये सारी बातें क्लियर होंगी तो समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए अच्छे से। सो बेसिकली देखिए इसमें कैसे होता है एनर्जी ट्रांसफर। अगर ये पार्टिकल है, ये ऐसे है ना, जैसे हारमोनियम का पैड होता है ना, कैसे ऐसे से करता है, अगर उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। शेल जैसे कैसे होता है, आप देखोगे अर्थ वॉर्म होता है, कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे करके, यही है उसका प्रोपेगेशन का, आप समझ सकते हैं इस तरीके से। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऐसे करते 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 वो बढ़ता है आगे, ठीक है। आई शो यू अ वीडियो जिसमें कि आप पल्स, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट विल सी हियर अ सिंगल पल्स कैसे आता है, आप वो देख लीजिए। ये देखिए, दिस इज पल्स, ये देखिए ये बना पल्स, ठीक है। इसने क्या करा, ये अपने हाथ से क्या किया, ये एनर्जी दिया, उसके बाद ये एनर्जी कैरी करके आगे बढ़ गया, ठीक है, और ये बना दिया एक पल्स, और एक ही बार ये मूवमेंट किया था, उसके बाद ये रुक गया। आप ध्यान से देखिए, यू कैन सी हियर, यस, ये दिस इज द मूवमेंट ऑफ पल्स, यू कैन सी दिस इज द मूवमेंट ऑफ पल्स, ओके। एंड आफ्टर दैट जो रिफ्लेक्ट हुआ वो भी केसेस है, बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में, बट बेसिक यही है कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पल्स। इज दिस ओके? ओके फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, सपोज कर लीजिए कि ये जो है, ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, आई थिंक यू कैन सी दिस लाइन इज द एक्सिस लाइन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जिसको बोलते हैं, और ये जो जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि वो पार्टिकल का मीन पोजीशन है, पार्टिकल का क्या है, मीन पोजीशन है। ये पार्टिकल इस समय यहाँ पे हो रहा है, ये पार्टिकल इस समय यहाँ है, ये पार्टिकल इस समय यहाँ है, इस तरीके से ऐसे समझना है, ठीक है। और ये क्या है, ये एसएचएम क्रिएट कर रहा है रेगुलरली ऐसे ऐसे, ठीक है, और अपना एसएचएम क्रिएट करता है और आगे बढ़ा देता है, अपना एसएचएम क्रिएट करता है और आगे बढ़ा देता है, अपना एसएचएम क्रिएट करता है और आगे बढ़ा देता है, ठीक है ना। वेव क्या है, वेव, और जो हमको साइन वेव पढ़ना है, तो साइन वेव क्या है, कलेक्शन ऑफ सो मेनी एसएचएम, है ना, एक एसएचएम हम पढ़े हैं, कलेक्शन यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इसको देखिएगा। See, this is transverse wave. Students, this is transverse wave. Okay, so you can see here, you can see this is rotating and creating a simple harmonic motion, और ये अपना एसएचएम करता है और आगे दे देता है, अपना एसएचएम करता है और आगे दे देता है। तो ये जो मूव करता हुआ नजर आता है, दैट इज अ वेव। क्या है वो?
एक वेव है वो, ठीक है ना। और ये कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव, कि दिस इज पार्टिकल इन पोजिशन और ये ऐसे ऐसे चल रहा है। आप अगर एक पार्टिकल को ध्यान दीजिए, एक पार्टिकल को ध्यान दीजिए, वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दोनों करेगा वो, ठीक है। देखिए ध्यान से, यस यू कैन सी हियर, दिस इज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। यहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और ये कैसे मूव कर रहा है पार्टिकल? एक्सिस के परपेंडिकुलर, यू कैन सी हियर। देखिए एक पार्टिकल सब कुछ कर रहा है, ये देखिए, जैसे ये पार्टिकल की बात करें, ये पार्टिकल ये आप एक पार्टिकल पे ध्यान दीजिए, वो ऐसे चम कर रहा है। एक चीज समझिएगा इसमें, यहां पे देखिए, जो ये यहां पे है वो यहां पे है। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो घटना इस समय हुआ पहले कहां हुआ था? तो यहां हुआ था। इसकी बात हम पहले फिर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो अभी यहां पे है पहले कहां था? यहां, वो यहीं से गया है ना वहां पे, ओके। तो अगर ये टी टाइम पे है तो जीरो टाइम पे कहां? यहां पे होगा वो, इज दिस ओके। और फिर इसको हम क्रिएट करते करते हम आगे की तरफ ही जा रहा है। आप ईच एंड एवरी पार्टिकल पे नजर रखिए, ये पूरा ये एक ऐसे चम करेगा, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां लौटेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, you can see, ये साइन वेव है, इसको साइन वेव बोलते हैं, ओके। सो ये हुआ दोस्तों आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑल्सो, दिस वीडियो ऑल्सो। सो सी, और इसको समझेंगे थोड़ा। इसमें चर्चा मैकेनिकल वेव का किया है, इसलिए पार्टिकल्स को थोड़ा सा दिखाया गया है, उससे हमको समझ में आ जाएगा वेव है क्या एक्चुअली। समझिए, देखिएगा, तो दोस्तों इसके थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पार्टिकल्स के मूवमेंट को दिखाया गया है और पार्टिकल लिया गया है और मैकेनिकल वेव लिया गया, इसलिए पार्टिकल का थोड़ा सा बात करेगा इसमें, ठीक है। तो इसको उसके थ्रू भी हम उसको समझ सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को कोशिश करते हैं समझने का। देखिए, presentation, I will use the term waves to refer to mechanical waves. Waves are able to propagate through a medium because of the interaction forces between the particles of the medium. सबसे पहली बात है कि वेव आगे की तरफ क्यों मूव करता है? क्योंकि दोनों में फोर्स का इंटरेक्शन होता है। उसके अगल बगल वाले पार्टिकल्स में फोर्सेस का इंटरेक्शन होता है जो उसको खींचता है। यही इस मॉडल में समझाया गया है, ठीक है। उसको समझेंगे थोड़ा। Particles could be atoms or molecules. और ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये स्प्रिंग पार्टिकल मॉडल से इसको समझाया गया है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, ऐसे समझिए, मैं समझाता हूँ, ऐसे समझिए। इसमें ऐसा क्यों लिया गया है? ऐसा इसलिए लिया गया है, ये पार्टिकल्स है और इसके बीच में स्प्रिंग है, लगाया गया है समझने के लिए,
समझने के लिए। क्यों भाई समझने के लिए? क्योंकि हर पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण वो उसको पकड़े रहता है। ठीक है, तो उसके पकड़ने की टेंडेंसी को वो किससे दिखाया है? स्प्रिंग से दिखाया है। ठीक है, तो दिस इज स्प्रिंग एंड बॉल मेथड, और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता है। हर एक पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स को शो करने के लिए स्प्रिंग को दिखाया है ये। Attraction forces between the particles of the medium. Let us first consider transverse waves. See first. They are waves which make the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the wave motion. How can transverse waves propagate through a medium? When the hand pulls up the first You can see here. the next particle also feels the upward pull of your hand. Yes. Linking the two particles. इट इज गिविंग अ पुल। समझिए, ये इसको पुल दिया है, खींचा है इसको, एक फोर्स क्रिएट किया है। Particles of the medium do not move at the same time because of inertia. Inertia is the tendency of objects to resist change in motion. Because of inertia, the particles appear. ध्यान से समझिए, ये इसको उठाया है। अच्छा, इस पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, या कौन सा पार्टिकल फोर्स लगा रहा है बोले तो इस पार्टिकल पे ये वाला भी फोर्स लगा रहा है और ये वाला भी फोर्स लगा रहा है। लेकिन ये पार्टिकल जा कहाँ रहा है? ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। भाई ऊपर क्यों जा रहा है? ये तो इसको इधर खींच रहा है और ये इसको ऊपर लेके जा रहा है। ऊपर इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि ये वाला फोर्स अभी डोमिनेट कर रहा है। कुछ देर के बाद ये नीचे भी आएगा। कब आएगा? जब ये फोर्स डोमिनेट करेगा, तब इसको ये नीचे खींच के लेके आएगा। तो कहने का मतलब है कि पार्टिकल का मूवमेंट किधर की तरफ होता है? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? अगल वाला कि बगल वाला? अगल वाला कि बगल वाला? तो जब वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जो पार्टिकल ले जा रहा है उसके वो पार्टिकल इस पे डोमिनेट करेगा, उसका फोर्स इस पे डोमिनेट करेगा। अगर वो नीचे जा रहा है तो उसके बगल वाला पार्टिकल उस पे डोमिनेट करेगा। वो आप मूवमेंट देख के बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, यू कैन सी अभी ये ऊपर जा रहा है, अभी ये ऊपर गया। Waves move slower when the medium has greater mass. Similarly, if the first particle is pulled down, now you can see अब ये नीचे आ रहा है, अब ये नीचे आ रहा है और ये फोर्स इस पे डोमिनेट कर रहा है। You can see, you can see, you can see, you can see, ये पार्टिकल ऊपर भी गया था फिर नीचे भी आया। कब ऊपर गया? तो जो ऊपर ले जाने वाला मॉलिक्यूल है, जब उसका फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब नीचे ले जाने वाला पार्टिकल का फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, एंड इट इज, अगर ये एक SHM कर रहा है तो सारे पार्टिकल एक SHM करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। यू कैन सी अच्छा, अब समझिए, जैसे कि आप SHM में समझे थे। देखिए, सपोज दिस इज द मीन लाइन, सपोज दिस इज द मीन लाइन। पार्टिकल जो है वो यहां से यहां पे गया था, गया, कोई भी फोर्स के कारण गया तो, और उसके बाद फिर वो लौटा तो वो रुका नहीं, वो फिर नीचे गया। क्यों गया? पहले ऊपर क्यों गया? तो ऊपर गया वो इलास्टिक फोर्स की वजह से। इलास्टिक फोर्स कहां से आया? अगल बगल से, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स थे, इलास्टिक फोर्स। अच्छा, जब यहां पे आ गया सर, तब तो खींचने वाला तो जीरो हो गया, तब तो इसका जो इलोंगेशन था वो तो खत्म हो गया, तब तो फोर्स भी खत्म हो गया होगा सर। फिर ये नीचे क्यों आया? तो ये नीचे आया इनर्शिया की वजह से। अरे आपको तो मैंने पहले भी बताया था, SHM होने के लिए या फिर SHM होने के लिए दो चीज का होना बहुत आवश्यक है, एक इलास्टिक फोर्स और दूसरा इनर्शियल फोर्स। यहाँ दोनों काम करेगा। इनर्शियल फोर्स काम करेगा इस पार्टिकल की वजह से, और ये जो ऊपर जा रहा है वो जा रहा है इलास्टिक फोर्स की वजह से। ठीक है, और कॉम्बिनेशन के कारण ये पॉसिबल है, ये भी SHM करेगा, और कंटिन्यूअस SHM करेगा तो ये अपना SHM करके आगे भेज देगा, ये अपना SHM करके आगे भेज देगा। हर पार्टिकल SHM रहा है, हर पार्टिकल। कोई मेरे से पूछा कि हर पार्टिकल के SHM में क्या अंतर है? उसके फेज का, अलग अलग फेज का है,
लेकिन वो गया सोर्स से ही है, वो कहीं से आया नहीं है, ये सोर्स ही क्रिएट करके उसको आगे भेजा है। तो ये बात समझिएगा। Also, because of this, नाउ सी द वीडियो, यू कैन सी द वीडियो। the energy used in creating the wave, देखो देखो, वो पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, फिर नीचे लौटा, particles of the फिर नीचे गया, फिर ऊपर लौटा। propagating waves. यू कैन सी इट। Now let us consider लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव। There are waves that make the particles of the medium vibrate parallel to the direction of wave motion. When you pull and push alternately one सो फ्रेंड्स यू कैन सी इसमें मूवमेंट कैसे हो रहा है, देखिए first particle of the ये medium moves left and right ऐसा from its original position. ऐसा, ये The push and pull on the ये first देखिए, particle ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन। ये देखिए अब ये पार्टिकल उधर क्यों जा रहा है, जब इसका फोर्स, then move left and right यू कैन सी, as the wave. यू कैन सी, ये देखिए ये इसको खींच रहा है, इसका फोर्स इससे ज़्यादा है इसलिए इधर जा रहा है। ठीक है, इधर भी लौटेगा कब, जब इसका फोर्स इससे ज़्यादा हो जाए, इस स्प्रिंग से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये पीछे की तरफ लौटेगा। ठीक है, एंड इन दिस वे लाइक दिस एंड दिस 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 करते करते वो वहाँ तक जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन, दिस कंप्रेशन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से आगे गया है। देखिए यू कैन सी है, But then again, ये particles of the यू कैन सी, medium are not carried along by the you can see. propagating waves. so transferring of energy in longitudinal wave is like this, They do not move at the same time. you can see। Remember the magic word inertia. यहाँ भी इलास्टिक फोर्स है और इनर्शिया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स वी हैड सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव मोशंस, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, और उसको समझने की भी कोशिश करें। और उससे हमको समझ, एक और वीडियो है जिससे कि आपको समझ में आएगा। वो वीडियो मैंने बनाया है डेमोन्स्ट्रेशन करके, उसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो वो भी देखिएगा। ठीक है, उससे भी आपको समझ में आएगा काफ़ी कुछ। ठीक है, ये बेसिकली वेव का आपका बेसिक था, जो भी बेसिक मैंने आपको दिखाया कि बेसिकली क्या है वेव। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो सब, जैसे समझिए बात को, इसमें इसके इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। पहले वेव पैरामीटर्स को देख लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं, समझने में आसान रहेगा। वेव पैरामीटर्स, अगर ये वेव है, ये होगा उसका वेवलेंथ, जिसको लेम्डा से डिनोट करेंगे। वेवलेंथ जिसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, लेम्डा से, उसको लेम्डा बोलते हैं। ठीक है, और अगर सपोज करो ये टाइम t है, तो ये जितने देर में होता है उसको बोलेंगे कैपिटल T, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये यहाँ से इतनी दूर में जब चला आएगा, उसमें जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। सब कुछ वैसा ही चलेगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये v, इसको बोलेंगे वेव वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो है कांस्टेंट होता है, ये जो है क्या होता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रफ्तार से उधर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात और भी चीजें देख लीजिए। 1/t, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये होता है हर्ज। ठीक है, फिर एक आएगा ओमेगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो सब आया था SHM में सब यहाँ आएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो कितना होगा, 2π/t और 2π × 1/t और 2π न्यू, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट उसी तरह हर्ज होगा, इसका यूनिट जो भी होगा क्या होगा, ये सेकेंड इनवर्स, पहले भी आपको बताया था मैंने। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड, ऐसा यूनिट्स। ठीक है, तो ये वेव पैरामीटर्स है, इसको याद रखिए। इसको बोलते हैं क्रस्ट, जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं, क्रस्ट। इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं ट्रफ।
TROUGH, ट्रफ। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इज दिस ओके? चलिए, इस पैरामीटर्स को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर देखा जाए दिस v इज हाउ मच, तो कितना दूरी तय किया, लेमडा, कितने समय में, t टाइम में। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या, वेव वेलोसिटी क्या होगा, लेमडा अपॉन t, और v इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे एक्सप्रेशन छोटे छोटे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिए। ये v कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल थोड़ी ना जाता है। पार्टिकल इधर से इधर मूव करता है क्या, नहीं करता है। तो पार्टिकल जो इधर से उधर तक मूव करेगा ही नहीं, तो उसका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, और एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होना ही है, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातों को याद रखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं वेव इक्वेशन पे। आप पॉज करके लिख लीजिए इसको। अच्छा, सी स्टूडेंट, सपोज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसके डिस्प्लेसमेंट को ही हम वेव इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। इसके डिस्प्लेसमेंट को ही निकालना है हमको, पहली बात तो ये, ठीक। अब जैसे सपोज करिए, मान लीजिए हम इसको बार बार ऐसे से कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा, ये सपोज करिए एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा समझिए, और इसको हम बार बार करके एसएचएम कर रहे हैं, तो ये ऐसा वेव क्रिएट हो रहा है, ठीक। और मुझे जो है, मुझे क्या है, यहाँ का वेव इक्वेशन पता है। सपोज करो इसका जो वेव इक्वेशन है वो a sin ओमेगा t प्लस पाई, यही होता था ना एसएचएम इक्वेशन, पढ़े हो ना। ये एसएचएम ये क्रिएट करा, और जिसका एक्सप्रेशन हमको पता है, ठीक। समझिएगा बात ध्यान से। अब मान लीजिए कि मुझे इस पार्टिकल का जानना है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आया है, वो तो यहीं पे था ना, पहले तो ये यहीं पे था, ध्यान से समझिए। तो मान लीजिए कि मुझे ना x दूरी का पार्टिकल का चाहिए, ठीक है, ये y। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, y हमको कहाँ का चाहिए, किस पार्टिकल का चाहिए, इस पार्टिकल का। ये y इज इक्वल टू एक्स क्या है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे उस पार्टिकल का मीन पोजीशन है, ठीक है। जिस पार्टिकल का हमको y निकालना है, समझिएगा ध्यान से, जिस पार्टिकल का हमको y डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो कहाँ पे है, उसका मीन पोजीशन कहाँ पे है, तो यहाँ से x पे है, अच्छा, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है, लेकिन चला कहाँ से था, यहाँ से। समझिएगा, जैसे ऐसा करिए कि मान लीजिए कि एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे यहाँ पे है, ठीक है, और एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे ये यहाँ पे था। मान लीजिए ये 7 सेकेंड पे यहाँ पे था, ठीक है। मेरा बात ध्यान से सुनिए, इसका जो इसका टाइम कैसे रखें, क्या ये वही एसएचएम है जो कितने सेकंड पे था, 7 सेकंड में था। क्या ये वही एसएचएम है जो पहले कहां था, 7 सेकंड पे था, ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं उसका, सपोज करिए ये ऐसा कर लीजिए ताकि उसका y मिल जाए। ये देखिए, समझ में आएगा आपको। ये पहले यहां था, यही ना चल के यहां पे गया है, ठीक है। तो ये कहां पे था, तो ये कहां पे, y इज इक्वल टू कहां पे, ये कहां वाला है, मतलब पहले कहां था, तो y इज इक्वल टू 7 पे था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एट दिस टाइम 10 माइनस
3, यहां से यहां चलने में इसको कितना समय लग गया? 3। ये चल रहा है v वेलोसिटी से, समझिएगा। तो इसका जो हम एसएचएम इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा। अब t में कौन सा डालें? t में देखिए 3 टाइम आया आपके सामने, 7, 10 और 3। कहां पे था ये? 7 पे। कहां पे था ये? 7 पे। ठीक है, तो हमको क्या डालना पड़ेगा? हमको डालना पड़ेगा इस समय टाइम कितना है? 10 सेकेंड। टाइम कितना है हमको? कहां पे चाहिए? y एट 10 सेकेंड। कहां पे? x पे। समझिएगा बात को। तो हमको टाइम यहां क्या डालना चाहिए? तो t, अगर ये टाइम t है यानी कि 10 माइनस, अगर ये दूरी सपोज x अगर मान लो कि 9 है, 9 मीटर, तो मुझे क्या डालना चाहिए? 10 माइनस इसका टाइम घटा देंगे, तब ना हम यहां पहुंचेंगे। इतने टाइम में से अगर इस पूरे टाइम में से अगर इतना टाइम घटा दे तभी नहीं यहां पे हम पहुंचेंगे। तो दैट इज हाउ मच? ओमेगा इंटू 10 माइनस, अब इतने टाइम कितना लगा? तो x बटा v, या फिर अगर देखा जाए तो मान लीजिए 9 और v मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या डालना पड़ेगा? 9/3 प्लस 5। ये वो एसएचएम है जो कितने देर में पहुंचा? 10 माइनस 9/3 यानी कि 3, 10 माइनस 3 7, जो 7 सेकेंड पे था वही अब यहां पे है। ठीक है, तो अगर जनरलाइज्ड में डालें, अगर हम t में डालें, अगर इसको हमको t में डालना है, अगर हमको t में डालना है, ठीक है, तो हमको क्या डालना पड़ेगा? हमको डालना पड़ेगा y इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन आएगा इसके जगह क्या डालना पड़ेगा? t माइनस एक्स बाई वी प्लस 5। ये हम कैसे निकाल लिए? हमको एक एसएचएम का वैल्यू पता था यहां पे, ठीक है, हमको कहां पे निकालना था? x पे निकालना था। कहां पे निकालना था? x पे निकालना था। तो जो अभी x पे हो रहा है वो x बटा v टाइम पहले हो चुका है। आई बात समझ में? हालांकि है भी तो ये एसएचएम ना। तो जो एक्सप्रेशन आया हमारा वो y आया, जो y आया वो आया a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस 5। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो y यहां पे जो है वो किसका फंक्शन है? t का, x का, या दोनों का? आंसर है दोनों का। और होना भी यही चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखिए किसी भी x पे आइए, यहां पे आइए, यहां पे आइए, यहां पे आइए, यहां पे आइए, हर एक अगर हम x चेंज करेंगे तो उसका फेज भी बदलेगा। एट द सेम टाइम उसका फेज भी अलग अलग है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो वो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर हम आपसे पूछे कि बताओ वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? कहां पे चाहिए आपको? हम बोले कि हमको x पे चाहिए। अब x पे भी आ गए तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हर समय वो इतना ही बना रहेगा, वो तो ऐसे ऐसे करता है। तो एक तो आपको पहले चाहिए कि आप कहां पे जाना है और कितनी देर बाद आप पूछ रहे हैं। यानी कि आपको अगर कोई पूछा कि इस वेव में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम बोले आपका सवाल अधूरा है, आप हमसे सही सवाल पूछिए। तो हमने पूछा कि बताइए एक वेव प्रोपेगेशन में एक डिस्प्लेसमेंट का उस जगह पे उस टाइम पे कितना है, तो यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 2। दैट इज y इज इक्वल टू a, दैट इज x एंड t। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसको तोड़ते हैं दोस्तों तो ये क्या निकलेगा? अगर हम एसएचएम को ऑब्जर्व करें, दिस इज ओमेगा अपॉन v x प्लस 5। अगर हम एसएचएम को देखें तो ये क्या है? ये है फेज कांस्टेंट। देखिए एसएचएम जो क्रिएट कर रहा है, जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो तो कभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो तो अपने रफ्तार से चल रहा है। तो ओमेगा चेंज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, हमको जो एसएचएम पता है उसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है फेज कांस्टेंट का।
डिफरेंस है फेज कांस्टेंट का। पहली बात तो ये, क्या ये फेज कांस्टेंट है? आंसर है नहीं, ये x पे डिपेंड कर रहा है। x 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जहां भी लेंगे उसके हिसाब से इसका फेज कांस्टेंट बदलेगा और उसके हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगा। मैंने बताया ना आपको, आप x का वैल्यूज बदलिए, आपका ये y भी बदलेगा। आई बात समझ में? ये कंडीशन, इसको लिख लीजिए। तो ये जो हमारे पास आया इसी को बोलते हैं वेव इक्वेशन। हालांकि एक चीज और देख लीजिए, ओमेगा अपॉन वी ये होता है आपको कितना, 2 पाई न्यू अपॉन वी, और न्यू अपॉन वी को क्या बोलते हैं, सॉरी वी अपॉन न्यू को क्या बोलते हैं, लेमडा, और न्यू अपॉन वी को 1 अपॉन लेमडा। तो ये हो गया 2 पाई अपॉन लेमडा, और इसको डिनोट करेंगे हम k से, और इस k का नाम है वेव नंबर। तो वेव नंबर कितना है, 2 पाई अपॉन लेमडा, और इसका यूनिट क्या होता है, तो मीटर इनवर्स, वो याद रखना है। तो आपका जो एक्सप्रेशन बन गया वो बन गया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। आई बात समझ में? ये कंडीशन है, इसको लिखना है आपको ढंग से, लिख लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया। तो अगर हमको एक एसएचएम का वैल्यू पता है तो क्या उससे हम वेव इक्वेशन निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ। और एसएचएम इक्वेशन निकालना तो हम पहले ही सीख गए थे। तो अगर किसी पार्टिकल का एसएचएम दिया है तो हम उसका वेव इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या पुट करके? टी के जगह टी माइनस एक्स अपॉन वी, बस इतना ध्यान रखिए। और टी माइनस एक्स अपॉन वी क्यों रखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, और समझिए, सपोज करिए कि देयर इज अ पल्स। समझिए, इससे भी हम करते हैं, ये भी एक वेव पॉकेट है। ठीक, एक वेव हमने क्रिएट करा और ये ऐसा है, जनरल वेव। ठीक है, समझिएगा बात को, ऐसे चला। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहां पे ये दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स, ठीक है, और ये क्या है, वाई। ठीक है, और यहां पे क्या जीरो है, टी इज इक्वल टू जीरो हमने यहां पे लिया, वो तो मेरे ऊपर है ना। जैसे सपोज करिए मैं आपको एक चीज समझाऊं, ये पॉइंट यहां पे है। ठीक है, अगर हमने रेफरेंस यहां पे लिया 5 सेंटीमीटर पे, 5 मीटर पे, तो एक्स कितना हुआ, 5 मीटर। ठीक है, सेम पार्टिकल के लिए अगर हम अपना रेफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि रेफरेंस को ही हम यहाँ पे ले आते 1 मीटर, तो इस केस में x बराबर क्या था, 1 मीटर। क्या ये पार्टिकल कहीं चेंज किया? पार्टिकल तो वहीं का वहीं पे है, हमने चेंज क्या किया, रेफरेंस। तो रेफरेंस तो मेरे ऊपर है ना, हम जहाँ मर्जी है वहाँ ले लें। ठीक है, उसी तरह इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ऐसा समझ लीजिए। दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस इज y। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, पूरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि थोड़ी देर के बाद ये कहां चला गया, ऐसा, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। थोड़ी देर के बाद मान लीजिए ये इधर आ गया।
यहां पे ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसका ये y यहां चला गया, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि ये इसका दूरी कितना है, तो x इक्वल टू 0 से निकालेंगे दूरी। मान लीजिए ये है x, ये है x, समझिएगा बात को, आप बिल्कुल घबराए ना y पे, मैं एकदम स्लो चल रहा हूं, एकदम घबराने की बात नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट पूछना है, ठीक है, चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये तो अधूरा सवाल है ना, कहाँ का डिस्प्लेसमेंट। देखिए हर समय सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या, आंसर है नहीं, हर एक पॉइंट का अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे है, ठीक है। देखिए सपोज एट t इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे है, और ये है एट t इज इक्वल टू t, एट t इज इक्वल टू t, ये सीन ये है, t इज इक्वल टू t पे सीन ये है, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे है, और t इज इक्वल टू t पे अगर हम आपसे बात करें किस पार्टिकल का, ये पार्टिकल तो 0 है, ये पार्टिकल तो 0 है, ये पार्टिकल इतना ही उठा हुआ है, ये पार्टिकल इतना उठा हुआ है, ये पार्टिकल इतना उठा हुआ है, हर एक पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। आपको किसका चाहिए, तो मुझे x भी डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर हम इस पार्टिकल की बात करते हो तो ये पार्टिकल हर समय 0 नहीं था, ये कभी ना कभी ऊपर भी आया था, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ों का आवश्यकता पड़ेगा, y कहाँ किस जगह पे और कितने समय पे। सबसे पहली बात तो ये तो क्लियर बात है। तो अगर ये x दूरी पे है और t टाइम में है, तो और ये y है, तो ये इस y को हम क्या लिखेंगे, एज अ फंक्शन ऑफ x, t, x, t, ठीक है। ये वही वाला y है जो पहले यहां पे है, ठीक है। समझिएगा बात को भाई साहब, अगर इसका फंक्शन fxt है तो इसका फंक्शन क्या होगा, अगर हम आपसे बात करें इसका फंक्शन क्या होगा, x कितना है, तो ध्यान से देखिए ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, x माइनस वी टी है कि नहीं है, ये दूरी सॉरी ये दूरी कितना है, v इंटू टी, यहां से यहां तक कितना है भाई, तो v वेलोसिटी से जा रहा है और t टाइम की बात कर रहे हैं, तो vt ये डिस्टेंस vt है भाई साहब। तो अच्छा, तो इसका x कितना है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसका x कितना है, यही है ना, मतलब इस पोजीशन का x कितना है। तो अगर हम फंक्शन xt में बात करें तो इसका x कितना है, तो x में से अगर ये घटा ले तो यही ना x है जी, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, x माइनस वी टी, और टाइम क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो अगर इन दोनों बातों को कंबाइन करें तो हमको एक बात समझ में आया कि जो y xt पे है वही y कहां पे है और क्या बराबर है, आंसर है हाँ, कहां पे है, तो x माइनस वी टी पे और 0 पे, ठीक है। ये जो t टाइम में यहां बढ़ गया, तो t टाइम पहले कहां था, तो यहां पे था। तो इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है ये यही ना है जो बढ़ के यहां चला गया है, तो क्या ये और ये बराबर होंगे, आंसर है बिल्कुल होंगे भाई साहब। तो अब आपको ये मिला हिंट, और अब आर्ग्यूमेंट लगाइए। ये दूसरा तरीका है वेव इक्वेशन निकालने का, बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो हम इसको देखें कैसे कर सकते हैं। तो हमको कुछ वैसा फंक्शन चाहिए, y क्या है बेसिकली, है तो फंक्शन ही ना, वैसा फंक्शन चाहिए जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर दे। तो हमने x और t मिला के कई सारे एक्सप्रेशन बनाए और चेक करने का कोशिश किए कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो अपने मन से हम लोग कुछ कुछ लेते चले, जैसे सपोज हाँ फंक्शन x और t का होना चाहिए, सपोज x प्लस टी, ये तो कभी कर ही नहीं सकते, यानी कि ये फंक्शन तो हो नहीं सकता। क्यों, डिस्टेंस में कभी टाइम ऐड होता है क्या, आंसर है नहीं। x माइनस टी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भी जोड़ घटाव है। x बाई टी हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे, अगर हम एफ एक्स टी रखेंगे तो ये आएगा x बाई टी, और अगर एफ एक्स माइनस वी टी ये रखेंगे
तब तो ये इन्फिनिटी आएगा। क्या ये दोनों बराबर है? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी अपने मन से सोच सोच के रखते चले जाइए। आप सपोज करिए x प्लस वी टी रख लीजिए, तो रख के देखिए क्या आता है। x ये क्या है? ये है एफ एक्स टी सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो उसके अब x की जगह क्या पुट करना है हमको? x माइनस वी टी और t की जगह 0, तो वैल्यू वही आना चाहिए। तो करते हैं एफ एक्स टी की जगह अब एफ एक्स माइनस वी टी 0 रखेंगे, तो क्या आता है? x की जगह रखें x माइनस वी टी और प्लस v इंटू टी, तो t तो 0 है, तो ये 0। क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों बराबर है? आंसर है बिल्कुल नहीं है। कहाँ है बराबर? ठीक है। तब मेरे दिमाग में कूदा और कूद के दिमाग में आया कि अच्छा, अगर हम x माइनस वी टी रखें तो क्या ये सही है? अगर इसको हम फंक्शन रखते हैं x और t का, तो क्या ये वाला फंक्शन उसको इक्वेट कर पाएगा? तो देखते हैं। अगर हम एफ एक्स माइनस वी टी और 0 रखेंगे तो क्या आएगा? x माइनस वी टी और v इंटू टी, तो 0 हो जाएगा। हाँ भाई देखो तो, क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन इस केस के लिए बराबर है? तो आंसर है हाँ है। तो हाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमको एक्स टी का कौन सा फंक्शन लेना चाहिए? x माइनस वी टी का, x माइनस वी टी का। ठीक है, यानी कि जो भी फंक्शन होगा वो x माइनस वी टी के फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ले लिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ठीक है। अच्छा, हमको पढ़ना कौन सा है? हमको पढ़ना कौन सा वेव है? साइन वेव। साइन फंक्शन लगाना है ना, साइन। और अगर साइन है तो इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा। आंसर है दिस पर। ठीक है। लेकिन ये क्या है? अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटेगा तो डिस्टेंस ही आएगा, मतलब मीटर में से मीटर घटेगा तो मीटर ही आएगा। साइन कभी किसी मीटर का लिखते देखे हो? आंसर कभी नहीं ऐसा होता है। तो हमको एक ऐसा कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई जरूर करना होगा जो इसको क्या कर दे? एंगल बना दे। जो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना दे? एंगल बना दे। ठीक है ना। तो वही वो कांस्टेंट k है जिसको हम वेव नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तब y आपका क्या बन गया? a साइन के एक्स माइनस के वी टी, और यही k इंटू वी आपका क्या बनेगा? ओमेगा। के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा? फाई, क्योंकि साइन फंक्शन में चल रहा है ना, साइन में तो फाई आता है, आपको पता है। ये देखिए, ये रिलेशन बन गया। ये भी क्या है? वेव इक्वेशन। देख लीजिए, ये हुआ इस तरीके से समझने के लिए, जो मर्जी है समझ में आ जाए। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है क्या? आंसर है नहीं, दोनों इक्वेशन सेम ही है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, दोनों में सिर्फ और सिर्फ फेज का डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी दोनों एक्सप्रेशन वेव का ही है। ठीक है। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों वेव का ही इक्वेशन है, घबराने की कोई बात नहीं है। लिख लीजिए। अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आप उन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आंसर सिर्फ फेज में आएगा, याद रखिए। अच्छा सर, यहां आप साइन क्यों लिए? साइन इसलिए लिए क्योंकि हमको साइन वेव पढ़ना है। सर अगर साइन नहीं होके और भी कुछ होता तो नहीं बनता क्या? आंसर है बनता है, बिल्कुल बनता है भाई साहब, क्यों नहीं बनता है? हमको पढ़ना साइन वेव है। हम कुछ और वेव फॉर्म्स पढ़ेंगे छोटा छोटा एग्जाम्पल्स के लिए, ताकि आपको समझा सके, वो बाद में लेंगे। लेकिन सबसे पहले, लेकिन फंक्शन में वो x माइनस वी टी ही आएगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछे सर y इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस 5, सर क्या ये एक वेव है? आंसर है बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं चेक करके भी बताऊंगा आपको आगे, तो परेशान बिल्कुल भी मत हो। हमको पढ़ना ये सब नहीं है, हमको पढ़ना सिर्फ साइन वेव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। यहां पे x कहाँ है? पीछे x इज इक्वल टू 0 और टाइम इज इक्वल टू 0 इधर है, तो इससे थोड़ा समझ में आता है, इसलिए मैंने अलग अलग लेके दिखाया है आपको। एक और चीज़ कर लेते हैं और देखिए, और तरीके से समझा के बताते हैं आपको, समझिए। अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 0 यहाँ लेते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को, और x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और ये होता हमारा x, पहले जितना था उतना ही x। हम रेफरेंस बदल सकते हैं, वैल्यूज़ को नहीं, ये जहाँ है वहीं का है, हमने बस रेफरेंस बदला है, ठीक है ना। रेफरेंस हम बदल सकते हैं, उसी के हिसाब से हमको इक्वेशन भी आता है, उसमें चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया, ठीक। अब इस y का फंक्शन क्या है? xt, और इसका फंक्शन क्या आएगा? अगर हम इसकी बात करें तो इसका फंक्शन क्या आएगा? f। ये कहाँ पे है? तो x इज इक्वल टू 0 पे है, और t कहाँ पे है? यहाँ पे टाइम कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है? t है। तो हमको पहुँचना यहाँ पे है ना, तो इतना ये कितना दूरी है टाइम के रिलेशन में? ये कितना दूरी है? तो t माइनस x, इतना टाइम घटा देंगे, और इतना टाइम है कितना? x अपॉन v, x अपॉन v, है कि नहीं है? तो इट इज t माइनस, इस t में से ये घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, तो दैट इज t माइनस x अपॉन v। ठीक है, फिर रिलेशन रख के देख लीजिए, वही आएगा। एकदम निश्चिंत होके समझना है, ठीक है। तो यानी कि यहां क्या मिलाना है? एफ एक्स टी इज इक्वल टू एफ 0 और t माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। तो यहां पे भी अगर जो रिलेशन मिलेगा, ठीक है, आप एक्सप्रेशन चेक कर लीजिएगा, एक्सप्रेशन आपको मिलेगा जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो एक्सप्रेशन मिलेगा t अपॉन एक्स बाई वी। आप करके देख लीजिए, जिस तरह पहले चेक किया था ना उस तरह इसको भी चेक कर लीजिए इन दोनों फंक्शन के लिए। दिस इज एफ एक्स टी, ठीक है। आप चाहे तो एफ 0 और t माइनस एक्स बाई वी रख के देख लीजिए, देखिए क्या आता है। मैं रखता हूँ, t की जगह रखना है t माइनस एक्स वी, एक्स अपॉन वी, माइनस एक्स की जगह क्या रखना है? 0 अपॉन वी, तो ये तो 0 हो गया, आ गया t माइनस एक्स अपॉन वी। क्या ये और ये बराबर है? आंसर है हाँ, तो ये दोनों फंक्शन भी तो बराबर हो गया तो कंडीशन प्रूव, ठीक है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? उसी तरीके से लेंगे t माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है, t माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक। उसके बाद हमको पढ़ना कौन सा वेव है? साइन, ठीक है। अगर यहाँ साइन आएगा तो ये तो एक एंगल है और ये डायमेंशनलेस है। अगर डायमेंशन डालना है तो हमको एक ए भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वाई अगर मीटर में है तो कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मीटर में आएगा। कर लिया। अब साइन टाइम का तो निकलता नहीं है, तो टाइम को एंगल बनाना पड़ता है, तो टाइम को एंगल बनाने के लिए ओमेगा आता है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया? ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स, और जनरल इक्वेशन क्योंकि साइन आ गया तो यहाँ फाई भी आएगा फेज कांस्टेंट के रूप में, ठीक है। और ओमेगा बाई वी क्या है? अरे भाई अभी आपने किया ना कि k इंटू ओमेगा बराबर वी होता है, अभी तो किया था कुछ देर पहले, k इंटू वी बराबर ओमेगा होता है, ठीक है। अभी भी किया है इससे पहले वाले इक्वेशन में, तो ओमेगा बाई वी क्या हो जाएगा? k, सिंपल। तो क्या a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, देख लीजिए। बट है तो दोनों सेम चीज ही, है तो दोनों सेम चीज ही। हमने रेफरेंस बदला तो मेरा इक्वेशन बदल गया।
अब रेफरेंस जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से इक्वेशन लिखना होगा, बस सीधी बात है। कंडीशन तो वही है, उसी पे मैंने दोनों प्रूव कर दिया। तो ये तो यही वाला रिलेशन है ना। तो अगर कोई पूछे कि दोनों रिलेशन में से कौन सही है, तो दोनों सही है अपने जगह पे, रेफरेंस के हिसाब से डिपेंड करता है वो, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वेव इक्वेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैंने समझाया अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको समझिए, और भी बातें करेंगे इन चीज़ों पे। के की वैल्यू, के का वैल्यू कितना होता है हम निकाल के भी दिखा देंगे, वैसे लिख लीजिए। के का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन टी या न्यू, ठीक है। ए होता है क्या, एम्पलीट्यूड, जैसा पहले आता था, एम्पलीट्यूड, ठीक है। लिख लीजिए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से देखिए। थैंक यू।